हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड करा देते। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 17 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। कल मैंने आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे, उनका करेक्ट आंसर आ गए हैं मनीष के द्वारा। यहाँ पे सभी सही आंसर दिए गए हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशन मनीष एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर प्रिपरेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन पे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इंडिया ने अभी किसके साथ एक एमओयू साइन किया फॉर डिसेबिलिटी सेक्टर, जहां पर हम जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी है उनकी मदद करने की यहाँ पे बात की गई। देखो, ये क्वेश्चन आ जाता है आपका कैबिनेट अप्रूवल से, जो आप पहला टॉपिक पीडीएफ से पढ़ेंगे, वहां पर इसके बारे में दिया गया इन्फॉर्मेशन, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ नॉट जस्ट दिस, 2-3 और हम अभी कैबिनेट अप्रूवल्स की बात करेंगे। बट अगर हम बात करें पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, इनके ऊपर ये डिसेबिलिटी सेक्टर में वर्क करने के लिए इंडिया ने साउथ अफ्रीका के साथ अभी रिसेंटली टाई अप करा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। फिर याद रखेंगे, इंडिया ने चिली के साथ मिलके एक एग्रीकल्चर सेक्टर पे वर्क करने की बात की गई। इन दोनों के बीच में एमओयू साइन हुआ फॉर एग्रीकल्चर सेक्टर। फिर इंडिया के ICAI एंड यूके के ICAEW। ICAI होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, और ICAEW है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इन इंग्लैंड एंड वेल्स। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक MOU साइन हुआ ताकि आगे वर्क किया जा सके। तो ये 2-3 चीज़ आपको MOUs याद रखने हैं जो पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी इंडिया के साथ वर्क किया टू क्रिएट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट टेस्टिंग कैपेसिटी इन इंडिया। ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया में वर्क किया, या फिर 3 ऑर्गेनाइजेशन रहेंगी यहाँ पर जो आपको याद रखनी है, जो कि जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट होती है ना, अब हम जानते हैं जैसे डोपिंग होती है, आप जैसे इंटरनेशनल इवेंट कोई भी खेलती है प्लेयर्स, तो वो पहले कोई अगर हार्मफुल सब्सटेंस को कंज्यूम कर लेते हैं जो उनकी परफॉर्मेंस को एनहेंस कर दे, ऐसे सब्सटेंस बैन किए जाते हैं। और ऐसे सब्सटेंस के ऊपर जो मॉनिटरिंग रखती है इंटरनेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल की बात करें तो वो हो जाती है वाडा,
वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। अगर मैं नेशनल लेवल की बात करूं तो वो हो जाती है नाडा, दैट इज नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। और इन्हीं के सुनील शेट्टी को रिसेंटली ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया था कुछ थोड़े महीने पहले। ठीक है, तो ऐसे ही कि हमें प्लेयर्स को, लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि जो प्लेयर्स एथलीट्स होते हैं उनको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, उनको सप्लीमेंट्स चाहिए होते हैं, लेकिन ऐसे सप्लीमेंट्स बनाना जो उनकी बॉडी को हार्म ना करें इन द लॉन्ग टर्म, क्योंकि कई सब्सटेंस ऐसे होते हैं कि अगर आप उसको ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कंज्यूम करते हैं तो वो आपकी बॉडी पे नेगेटिव इफेक्ट दिखाते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को भी अवॉइड करना है, न्यूट्रिशंस भी प्रोवाइड करने हैं उन लोगों सब प्लेयर्स को, और विद इन द रेंज भी रहना है कि जो वाडा के द्वारा एक सेट ऑफ रूल्स इस्टेब्लिश करे गए हैं कि सच सब्सटेंस आप कंज्यूम नहीं कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर रिसर्च करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, ताकि नई नई चीज़ें सामने लाई जा सके और प्लेयर्स का बेनिफिट हो सके, इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, फसाई एंड NIPER के द्वारा ये MOU साइन किया गया। NIPER क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। देखो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि किस मिनिस्ट्री ने अभी रिसेंटली फसाई एंड NIPER के साथ टाइप किया टू क्रिएट न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट टेस्टिंग कैपेसिटी इन इंडिया। तो वो कौन सा रहेगा? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, और आप कहीं ना कहीं देखेंगे ना, जब इंटरनेशनल लेवल पे ऐसी चीज़ें होती हैं, मान लो कोई इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का प्लेयर डोपिंग के वजह से उनको बाहर किया जाए, तो ये कितनी शर्मनाक चीज़ होती है एक इंटरनेशनल लेवल पे। तो ऐसे पहले ही इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाए, पहले ही प्लेयर्स पे टेस्टिंग की जाए, पहले ही उनको ये अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि ये चीज़ गलत है, और इंटरनेशनल लेवल पे तो इसका बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव इफेक्ट रहता है। इसीलिए अवॉइड करने के लिए टेस्टिंग फैसिलिटी सेटअप करी गई। नेक्स्ट पे आते हैं, किस IIT ने अभी एक MOA मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया सेंट्रल वाटर कमीशन के साथ फॉर द डिप्लॉयमेंट ऑफ इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डैम्स के लिए इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इस्टेब्लिश किया गया। किस IIT ने मिलके? CWC के साथ। तो IIT रुड़की ने CWC सेंट्रल वाटर कमीशन के साथ मिलकर ये इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डैम सेटअप किया गया। अब देखो, डैम जब आप बनाते हैं ना, कुछ चीज़ों का क्या ध्यान रखना पड़ता है। एक कि वहाँ पे अगर हम कोई खुदाई करेंगे, एक्सट्रैक्शन करेंगे, तो वहाँ पर अर्थक्वेक आने की क्या दिक्कत है, ठीक है, वहाँ पर सिस्मिक एक्टिविटी क्या हो सकती है, फिर वहाँ पर फ्लडिंग की क्या इशू रहता है, वहाँ पर आपकी जो सेडिमेंटेशन है वो कितना रहता है, डैम के अंदर आपका सिल्ट सेडिमेंटेशन हो जाता है, उसका क्या इफेक्ट रहता है। फिर इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि डैम से हम कितनी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं, कितने वाटर का इनफ्लो है वहाँ पर। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखने के लिए ही, और इंटरनेशनल लेवल के हिसाब का यहाँ बनाने के लिए, ताकि एक बहुत अच्छे लेवल का हमारा डैम हो सके और वहाँ के लोगों को वहाँ का बेनिफिट मिल सके। ठीक, और नॉट जस्ट दिस, इवन आप देखेंगे तो जो डैम है ना, वो कहीं ना कहीं वाटर स्टोरिंग के काम आता है, और एक जब बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है ना, तो कहीं ना कहीं वो एक स्टोर का भी काम करता है, और जो नीचे बाढ़ आ जाए उसको प्रिवेंट कराने में भी डैम मदद करता है। लेकिन अगर वही डैम अगर लो क्वालिटी का बनाया गया, उस पर अच्छा काम नहीं किया गया, तो वहीं अगर वो डैम डैमेज होता है तो उससे फ्लडिंग भी आ सकती है नियर बाय एरियाज में, वो और ज़्यादा कैटास्ट्रॉफिक हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए याद रखेंगे, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ICED को सेटअप करने के लिए IIT रुड़की ने अभी एक मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट साइन किया है सेंट्रल वाटर कमीशन के साथ। और यहीं पे अगर मैं बात करूं, इस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अंडर IIT रुड़की को 108.89 करोड़ रुपीस का ग्रांट अभी प्रोवाइड कराया गया। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ICED विल फोकस ऑन डिफरेंट सेफ्टी एंड रिहेबिलिटेशन एस्पेक्ट्स ऑफ डैम लाइक हाइड्रोलॉजिकल, हाइड्रोलिक, स्ट्रक्चरल, जियोटेक्निकल, सेस्मिक सेफ्टी वैल्यूएशन, रिजर्वेयर सेडिमेंटेशन एंड silt control. ICD is being developed to create manpower with sufficient training and experience in dam safety. It will also be developed to deal with the complete life cycle of the dam in the longer run. नेक्स्ट न्यूज, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक चैट बॉट की, आधार मित्रा। आधार कार्ड से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज है
उनको सॉल्व करने के लिए ये आधार मित्रा एक चैटबॉट लॉन्च किया गया। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस चैटबॉट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो UIDAI के द्वारा ये आपका चैटबॉट लॉन्च किया गया ताकि आधार कार्ड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो वो सॉल्व की जा सके। आधार कार्ड में कितने नंबर होते हैं? 12 नंबर के आधार कार्ड होता है, ठीक है। फिर याद रखेंगे चैटबॉट की बात कर रहे हैं तो ये वो जो चैटबॉट होगा ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पे बेस्ड होगा। और हम जानते हैं अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक चैटबॉट अभी लॉन्च किया गया है, क्या नाम रहेगा उसका? चैट GPT। ये चैट GPT किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ओपन AI के द्वारा। इसमें फंडिंग किसने करी है अभी? $10 बिलियन की, वो रहेगी माइक्रोसॉफ्ट ने, ठीक है। और यहीं पर इनका एक कॉम्पिटिटर आया है, वो कौन है? गूगल का। गूगल का क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट निकाला गया है? वो है बार्ड AI, ठीक है। चलिए यहां पे अगर देखें UIDAI ने लॉन्च किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग चैटबॉट जिसका नाम रहेगा आधार मित्रा टू एड्रेस आधार रिलेटेड क्वेरीज, तो UIDAI के द्वारा लॉन्च किया गया है। द चैटबॉट सॉल्व्स द क्वेरीज लाइक ट्रैकिंग आधार polyvinyl chloride PVC status, registering and tracking grievances and information on enrollment center location. मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं अभी इंडियन नेवी की जो वाइफ्स होती हैं उनकी एक एसोसिएशन है, इंडियन नेवी इन एसोसिएशन विद द नेवीज वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन। मतलब इंडियन नेवी ने और नेवीज वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन ने मिलके अभी एक प्रोग्राम साइन किया था जीप इंडिया के साथ। और ये प्रोग्राम बेसिकली क्या है, कैंपेन क्या है कि ये 2300 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ 12 डेज फ्रॉम न्यू दिल्ली से टू लेके आपका राजस्थान तक, जो कि न्यू दिल्ली में अगर हम बात करें नेशनल वॉर मेमोरियल से लेके लोंगवाला वॉर मेमोरियल जो कि राजस्थान में है वहाँ तक ये ट्रैवल करेंगी। 12 दिन का इनका ये ट्रैवल रहेगा जहाँ पर ये अवेयरनेस क्रिएट करेंगे अबाउट द फॉर द वीमेन। यहाँ पर बताएंगे कि वीमेंस ब्रेव होती हैं और उनका कंट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। उनको मोटिवेट करेंगी कि वो ज्वाइन करें नेवल फोर्सेस को और आगे एंकरेज कराई जाएगी उनको कि वो एजुकेशन पे भी ध्यान दें। ये जो कार रैली होगी बेसिकली कौन सी कंपनी के साथ है? जीप इंडिया के साथ है। ये जो कार रैली का जो यहाँ पे स्लोगन रहेगा वो है शीज अनस्टॉपेबल और टैगलाइन रहेगी सोर हाई। तो मैं फिर बता देता हूँ, नारी शक्ति ये इंडियन नेवी का ऑल वीमेन कार एक्सपेडिशन रहेगा नारी शक्ति, जिसमें इंडियन नेवी एज वेल एज इंडियन नेवीज वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन इसने पार्टिसिपेट किया। 2300 किलोमीटर का ये आपका पूरा कैंपेन रहेगा, 12 दिन का रहेगा। जीप इंडिया के साथ टाई अप किया है, दिल्ली से लेकर राजस्थान तक ये रहेगा 14 फरवरी से 25 फरवरी के बीच में। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ की, तो आ जाता है आपकी ग्लोबल इन्फ्लेशन की बात। हम जानते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड हम इन्फ्लेशन देख रहे हैं। अगर इंडिया से स्टार्ट करते हैं, इंडिया RBI का टारगेट रहेगा 2024 तक हमें जो इन्फ्लेशन रेट है उसको 4% कर देना है। ये RBI का डाटा है। अभी अगर हम देखें इंडिया की जो GDP ग्रोथ रेट की बात की जा रही है वो 6 से लेकर 7% के बीच में है अभी भी। जो ग्लोबल ट्रेड की मैं बात करूं तो 2 से लेकर 2.5% के बीच में ग्रोथ की बात की जा रही है ग्लोबल ट्रेड की, जहां पे हम देखते हैं डेवलपिंग नेशंस अभी अच्छी ग्रो कर रहे हैं। इंडिया एक डेवलपिंग नेशन है, लेकिन जो डेवलप्ड नेशन है पहले ही डेवलप हो चुके हैं जैसे USA, UK, ठीक है। आप इनको देखेंगे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, ठीक है, जिसकी मदद से अभी आने वाले टाइम में बोला जा रहा है कि जो इकोनॉमीज हैं दे माइट इवन फेस रिसेशन। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं जो चीज़ों के प्राइस है ना, कमोडिटीज़ के प्राइस ऑल ओवर द वर्ल्ड वो बढ़े हुए हैं। इसका एक जीता जाता एग्जांपल आप हमारे पास में हमारा नेबर है पाकिस्तान और श्रीलंका। आपने देखा यहाँ पे जो फूड प्राइस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इवन पाकिस्तान में तो ऐसा हाल है जो पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन रहते हैं उनको तो खाने के बहुत ज़्यादा लाले पड़ रखे हैं, डेली का उनको खाना नसीब नहीं हो रहा है। इवन फूड ग्रेन्स पर वहाँ पे लड़ाइयाँ हो रही हैं और आप देखेंगे तो काफ़ी लोगों की जान भी जा चुकी है ड्यू टू जस्ट बिकॉज ऑफ कि फूड ग्रेन किसको मिलेगा, ठीक है। एक टाइम का भी खाना वहाँ पे नसीब नहीं हो रहा है लोगों को। और अभी IMF के द्वारा जो उनकी हेल्प करानी मॉनेटरी हेल्प करानी थी उसको भी डिले कर दिया है फॉर अनदर 2 to 3 months।
और यही डाटा जो ग्लोबल इन्फ्लेशन की हम बात कर रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और आने वाले महीने में वो और ज़्यादा बढ़ेगा। और आप देखेंगे जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है ना, इज़ टू ड्रॉप दिस ईयर एमिड सबपार इकोनॉमिक ग्रोथ। बाकी आप देख सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं होती है, कोई पॉलिसी रिफॉर्म हो जाए, एकदम वॉर बंद हो जाए, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक सिचुएशन बेटर भी हो सकती है। आप जो देखेंगे जो इन्फ्लेशन है ना वो कम हो जाएगी, एंड आप देखेंगे जो चीज़ों के प्राइस है ना वो एक स्टेडी लेवल पे आने लग जाएंगे। सो कोई बड़ी बात नहीं है, ये चेंज आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आ जाता है अभी रिसेंटली आरबीआई के द्वारा 32 एग्जिस्टिंग एंटिटीज़ को, 19 नई एंटिटीज़ को पेमेंट एग्रीगेटर का इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला है। ठीक है, जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा इन पेमेंट एग्रीगेटर्स को इन प्रिंसिपल अप्रूवल देने का, वो ये है कि अगर ये बिजनेस करना है तो इनको रेगुलेटरी फोल्ड के अंडर लाना पड़ेगा। अगर ये अपना बिजनेस खोल रहे हैं तो इनको रेगुलेटरी फोल्ड के अंडर ही ले आओ। और इसके लिए उन्होंने कुछ यहाँ पे रेगुलेशंस लाए हैं कि जो एंटिटीज़ है जिनकी एप्लीकेशन रिटर्न कर दी गई हैं तो वो 120 दिन के बाद फिर से अप्लाई कर सकते हैं आरबीआई को। जिनकी एग्जिस्टिंग पीएस हैं उनको अलाउ किया गया है, दे आर अलाउड टू कंटिन्यू बिजनेस अनटिल एंड अनलेस वो एडवाइस किया जाए आरबीआई के द्वारा। फिर इसके बाद जो इनको इन प्रिंसिपल अप्रूवल आर नॉट अलाउड टू कमेंस मिल चुका है, उनको बिजनेस अलाउ करने का बोला नहीं गया जब तक वो एक अपना सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट को सबमिट नहीं कर देते हैं। ऑलराइट, और उस सिस्टम ऑडिट रिपोर्ट को सबमिट करने के बाद इन सर्टिफिकेशन विद देयर चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए के साथ मिलके बात करके जो भी कंपाइलेंस होते हैं, जो भी सर्टिफिकेट देने होते हैं, वो भी जो ऑडिट रिपोर्ट होती है वो सबमिट करने के बाद वो अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो याद रखेंगे 32 पुराने एग्जिस्टिंग पीएस को और 19 नई पीएस को पेमेंट अभी इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया आरबीआई के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे, सेबी हैज इंट्रोड्यूस्ड समरी डॉक्यूमेंट फॉर फाइलिंग आईपीओ पेपर्स इन एक्सपीआरएल फॉर्मेट। आईपीओ क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। कोई भी कंपनी जब पब्लिक जाती है और वो बोलती है कि जो लोग हैं जनरल पब्लिक है वो भी शेयर्स को बाय कर सकती है, इसको आईपीओ कह सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आईपीओस को जो हमें फाइल करना होता है उसके एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट इशू करा गया है कि आपको इस फॉर्मेट में आईपीओ को करना होता है। ठीक है, तो जो ये फॉर्मेट है ना इसको एक्सबीआरएल फॉर्मेट बोला गया, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज फॉर्मेट, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर स्टॉक उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड मैनर में लाया जा सके। एक्सआरबीएल ये एक लैंग्वेज है फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंशियल डाटा, जो कि वर्ल्ड वाइड यूज की जाती है फॉर बिजनेस रिपोर्टिंग। 2 स्टेजेस में इसको लॉन्च किया जाएगा। फर्स्ट स्टेज होगी IST विल बी फाइल्ड विद प्री इशू फील्ड्स एंड सेकंड स्टेज IST विल बी फाइल्ड विद पोस्ट इशू फील्ड्स आफ्टर अलॉटमेंट इज कंप्लीटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है, विच बैंक हैज इंट्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी स्कीम विद नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड। NESL के साथ मिलके किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी स्कीम को लॉन्च किया है? तो याद रखेंगे वो रहेगा आपका इंडियन ओवरसीज बैंक। इंडियन ओवरसीज बैंक ने अभी इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी स्कीम लॉन्च की या फिर इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी दिया इन कोलैबोरेशन विद नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड। अब ये इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी क्या होता है? जैसे मान लो आपने बैंक ने किसी को लोन दिया, ठीक है, लोन सामने वाला रीपे नहीं कर पाया, तो बैंक को गारंटी देनी होती है कि अगर सामने वाला बैंक नहीं ले पाया है तो जो ये लॉस हुआ ना ये बैंक का लॉस होगा। तो कोई भी अगर लोन रीपेमेंट नहीं कर पाता है तो उसके जो भी मिनिमम अमाउंट का लॉस होगा वो बैंक को लेना पड़ेगा। जनरली पहले पेपर बेस्ड गारंटीज होती थी, उनको 3 से 4 दिन लग जाते थे, लेकिन EBG इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी की मदद से आप इजीली विद इन कुछ घंटे के हिसाब से कुछ घंटों में ही आपको ये गारंटी मिल जाती है और आपका जो भी लोन होता है वो डिस्बर्स किया जा सकता है इजीली। ठीक है, फिर याद रखेंगे सितंबर 2022 में वो HDFC पहला बैंक बना था जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी को लॉन्च किया गया था इन पार्टनरशिप विद NESL। फिर जनवरी में अभी लास्ट मंथ ही जनवरी 2023 में SBI के द्वारा भी ई बैंक गारंटी लॉन्च किया गया इन एसोसिएशन विद NESL।
NESL की बात करें तो हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में रहेगा और मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे यहाँ पर? एस रमन। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे आपने देखा कि इंडियन ओवरसीज बैंक है जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी स्कीम लॉन्च की NESL की मदद से अभी। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाता है NSE एंड CME ग्रुप। इन्होंने अभी एक पैक्ट साइन किया फॉर रुपी डिनोमिनेटेड WTI क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉन्ट्रैक्ट्स। ये नेचुरल गैस WTI क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉन्ट्रैक्ट्स को लॉन्च करने की बात की गई और किन्होंने इसके लिए पैक्ट साइन किया? NSE एंड CME ग्रुप ने इसके लिए पैक्ट साइन किया फॉर रुपी डिनोमिनेटेड WTI क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉन्ट्रैक्ट्स। ये जो एग्रीमेंट है ये अलाउ करेंगे NSE को टू लिस्ट, ट्रेड एंड सेटल रुपी डिनोमिनेटेड WTI क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर इंडियन मार्केट पार्टिसिपेंट्स। फिर इसी के साथ साथ अगर आपको याद हो, हम बात कर रहे हैं रशिया की। रशिया से इंडिया का जो हमारा इंपोर्ट है, या फिर हम बोले इंडिया से हम जो इंपोर्ट करते हैं रशियन ऑयल को, वो 33 टाइम्स बढ़ गया ड्यूरिंग द वॉर। जब इन रशिया USA ने रशिया पे सैंक्शंस लगाए तो इंडिया 33 टाइम्स मोर क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करने लगा जो पहले हम करते थे। और ये जो क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं कौन सा ऑयल है? ये वर्जिन ऑयल है आपका। फिर इसी के साथ साथ याद रखना है कि जो इंडिया इतना ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, फिर इंडिया इसको आगे बेच रहा है किसको? USA को, क्योंकि USA डायरेक्टली ऑयल बाय नहीं कर सकता रशिया से, इसीलिए इनडायरेक्टली इंडिया के थ्रू ये ऑयल को बाय कर रहा है। नेक्स्ट, हु वन द एंथम अवार्ड्स। याद रखेंगे हम जो ये अवार्ड्स की बात कर रहे हैं ये है आपका एंथम अवार्ड्स। हु वन द सेकंड एंथम अवार्ड्स, ठीक है। इसमें कैंपेन याद रखेंगे UNDP का, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का कैंपेन डोंट चूज एक्सटिंक्शन। आई रिपीट, डोंट चूज एक्सटिंक्शन। ये आपका कैंपेन है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का और यहाँ पर इनको गोल्ड एंड सिल्वर अवार्ड से सम्मानित करा गया है। अगर हम यहाँ पे इनकी बात करें तो जो गोल्ड अवार्ड रहेगा ये है फॉर सस्टेनेबिलिटी, एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट अंडर नॉन प्रॉफिट कैंपेन कैटेगरी, और सिल्वर आ जाता है अंडर ग्लोबल अवेयरनेस कैंपेन कैटेगरी के अंडर। अगर हम इसकी बात करें 15 फरवरी को डोंट चूज एक्सटेंशन कैंपेन जो कि UNDP का है, इनको 2 अवार्ड से सम्मानित किया गया, गोल्ड एंड सिल्वर अंडर अवेयरनेस एंड मीडिया कैटेगरी एट द सेकेंड एनुअल एंथम अवार्ड्स। ये जो एनुअल एंथम अवार्ड्स की बात कर रहे हैं हम, सेकेंड एडिशन, ये अनाउंस किसके द्वारा किए जाते हैं कि ये क्वेश्चन भी बनता है काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो वो रहेगा IADAS जो कि है इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ डिजिटल आर्ट एंड साइंस के द्वारा आपके ये सेकेंड एंथम अवार्ड्स को सम्मानित किया जाता है। अगर इन्हीं की बात करें एंथम अवार्ड्स की, ये अवार्ड दिए जाते हैं टू सेलिब्रेट वर्क अक्रॉस 7 कोर कॉजेस, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन इन इक्विटी, एजुकेशन, आर्ट कल्चर, हेल्थ, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमैनिटेरियन एक्शंस, सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट के ऊपर यहाँ पे बात की जाती है और इसी से रिलेटेड ये अवार्ड दिए ही जाते हैं ये, ठीक है। फिर अगर हम बात करें इस डोंट चूज एक्सटिंक्शन की, इस कैंपेन को कब लॉन्च किया गया था? अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया गया था बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम टू क्रिएट द अवेयरनेस अबाउट द क्लाइमेट इमरजेंसी, और उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहा है फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज़ पे और या जो प्लैनेट पे जो भी इम्पैक्ट हमारा पड़ रहा है उसके खिलाफ अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ही इसको लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जन। इन्होंने अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया है। ये स्कॉटिश नेशनल पार्टी से बिलोंग करती थी और इन्होंने रिज़ाइन कर दिया एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एडिनबर्ग स्कॉटलैंड में। एडिनबर्ग कैपिटल है स्कॉटलैंड की, याद रखेंगे। अगर निकोला की हम बात करें, इनका जन्म 19 जुलाई को हुआ था इन 1970, ठीक है, इन यूनाइटेड किंगडम ओनली। ये सॉलिसिटर रह चुकी है एट द ड्रमचल लॉ एंड मनी एडवाइस सेंटर ग्लासगो स्कॉटलैंड में। फिर शी हैज सर्व्ड एज द MSP फॉर गोवन बिटवीन 2007 से लेके 2011 तक। Then she has been in the position of Cabinet Secretary for Health and Wellbeing in the government from 2007 to 2012. फिर 2014-15 में she held the position of Cabinet Secretary for Infrastructure Investment and Cities के लिए, और 2014 में इनको लीडर बनाया गया SNP पार्टी का, and she was sworn in as the first minister, and इनके पास ये पोजीशन थी for the 8 years role now, और इन्होंने अब अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC में। तो अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट किनको बनाया गया था?
वो है डेविड मलपास, और अभी रिसेंटली इन्होंने अपनी पोजीशन से स्टेप डाउन कर दिया है। ऑल्दो इनका जो 5 साल का टर्म था वो अप्रैल 2024 में ख़त्म हो रहा था, लेकिन इन्होंने अभी अपनी पोस्ट से रिज़ाइन कर दिया है और अभी जून के महीने 2023 में ही ये स्टेप डाउन कर देंगे फ्रॉम दिस पोजीशन। तो याद रखेंगे, डेविड मलपास 66 ईयर्स के हैं। इनको डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा 2019 में प्रेसिडेंट बनाया गया था वर्ल्ड बैंक का, और अभी जून 1 2023 को ये रिजाइन कर देंगे फॉर मोर देन 4 ईयर्स ऑफ सर्विस के बाद ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। इन्होंने, डेविड मलपास ने अपने टाइम पीरियड में देखा कोविड-19, रशियन इन्वेजन, एज वेल एज अभी हम जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक स्लोडाउन देख रहे हैं, इसकी वजह से ये काफ़ी सारे चैलेंजेस इनको फेस करने के पड़े, और इन्होंने अपने टाइम पे ये सारे चैलेंजेस यहाँ पे कहीं ना कहीं फेस करे हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं CCI, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अभी एक्विजिशन की बात चल रही है। तो यहाँ पर याद रखेंगे, जो डालमिया सीमेंट है ये एक्वायर की जा रही है किसके द्वारा? जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड के द्वारा। तो जो एक्वायरर कौन होता है? जो एक्वायर हो रहा है, और जो एक्वायर होता है जो एक्वायर कर रहा है। ठीक है, तो आई रिपीट माई सेल्फ, मैं शायद उल्टा बोल गया। डालमिया सीमेंट एक्वायर कर रहा है जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड एंड इट्स एसोसिएट्स को। तो मतलब एक्वायरर कौन हो गया? जो एक्वायर करेंगे, और टारगेट एसेट हो गया जिनको एक्वायर किया जा रहा है। तो ये सेलर हो गए, जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं बीटल्स की। नई स्पीशीज डिस्कवर की गई ओमोर्गस कांडेश, ये इंडिया में डिस्कवर की गई इन पुणे, याद रखेंगे। और इनकी जो एक स्पेशल बात है ना, एक फैक्ट इनके बारे में, कि अगर आप इनको टच करोगे ना, छेड़ोगे, तो दे विल एक्ट एज मोशनलेस, एकदम ऐसे बिहेव करते हैं जैसे ये डेड हो। ठीक है, ये रहेंगे आपके डालमस, ये रहेंगे आपके ओमोर्गस खांडेश। ये नई स्पीशीज ऑफ बीटल्स है जो कि अभी डिस्कवर की गई है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट बात करते हैं ऑब्यूटरी की। अभी रिसेंटली अर्जुना अवार्डी एंड लेजेंडरी इंडियन फुटबॉल प्लेयर तुलसीदास बलराम जी, इनका रिसेंटली निधन हो गया। ये अर्जुन अवार्डी थे, इनका जन्म कोलकाता में हुआ था और निधन भी कोलकाता में हुआ एट द एज ऑफ 87 ऑन। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था हैदराबाद तेलंगाना में, ठीक है, इन 1936, और इनका निधन हुआ है कोलकाता वेस्ट बंगाल में एट द एज ऑफ 87। अगर मैं बात करूं इनको अर्जुना अवार्ड से कब सम्मानित किया गया था, तो याद रखेंगे इनको अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया था इन द ईयर 1962 फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडियन फुटबॉल। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि तुलसीदास बलराम, इनका भी रिसेंटली निधन हो गया, ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? तो ये फुटबॉल से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली बजट प्रेजेंट किया है 2023-24 के लिए। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? चांदीराम भट्टाचार्य जी। इनके द्वारा 3,39,162 करोड़ रुपीस का ये बजट प्रेजेंट किया गया फॉर फिस्कल ईयर 23-24। यहाँ पर आपने जो बात की गई, इनको जो स्पेशल फोकस दिया गया वो है फार्मर्स के ऊपर एंड टी सेक्टर्स के ऊपर। इसी के साथ इन्होंने बताया कि 2022-23 में वेस्ट बंगाल ग्रो करेगा विद एन ग्रोथ रेट ऑफ 8.41%, जो कि ज़्यादा है इंडिया की 6 to 7% के बीच में, जो वेरियस ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर प्रोजेक्ट कर रही है इंडिया की ग्रोथ रेट। ठीक है, इसी के साथ साथ 3% का डियरेंस अलाउंस भी बढ़ाया गया है वेस्ट बंगाल के द्वारा फॉर देयर वेस्ट बंगाल के जो सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो टीचर्स हो, पेंशनर्स हो, उनके लिए। ठीक, फिर यहीं पे आप देखेंगे कि न्योरा वैली नेशनल पार्क, सिंगलीला नेशनल पार्क, ये दोनों आपके कहाँ पर रहते हैं? वेस्ट बंगाल में। और चीफ मिनिस्टर कौन है वेस्ट बंगाल की? ममता बनर्जी। नेक्स्ट आ जाता है इंदौर का सोलर प्रोजेक्ट, फंडेड वर्थ 720 करोड़ रुपीस, इनको रेज किया गया थ्रू ग्रीन बॉन्ड्स। ग्रीन बॉन्ड्स की मदद से 720 करोड़ रुपए रेज किए गए हैं थ्रू ग्रीन बॉन्ड्स, और ये इंदौर के द्वारा लॉन्च किए गए हैं फॉर द सोलर पावर प्लांट प्रोजेक्ट इंदौर के। ठीक है, इंदौर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कितना अमाउंट रेज किया थ्रू ग्रीन बॉन्ड्स? तो 720 करोड़ रुपीस रेज किए थ्रू ग्रीन बॉन्ड्स, ताकि एक सोलर पावर प्लांट डेवलप किया जा सके 60 मेगावाट का। तो दोस्तों, ये तो थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, यहाँ पर खत्म हो गया आज के करंट अफेयर्स। अब हम रिवाइज करेंगे पुराने करंट अफेयर्स। मैं देख रहा था काफ़ी डिमांड में थी रिवीजन, और आप सब चाहते थे कि रिवीजन होती रहे पुराने करंट अफेयर्स की, तो एक छोटी सी क्विक रिवीजन लाया हूँ आप सभी के लिए। चलो देखें, हम बात करते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स की। तो कौन सा एडिशन हुआ था अभी?
थर्ड एडिशन हमें देखने को मिला था खेलो इंडिया विंटर गेम्स का, कहां पर हुआ था? गुलमर्ग में हुआ था, इन जम्मू एंड कश्मीर। फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मेडल टैली में किसने कौन विजेता रहा? तो जम्मू एंड कश्मीर ही यहाँ पर मेडल टैली में विजेता रहा विद 76 मेडल। इन 76 मेडल्स में से 26 गोल्ड थे, 25 सिल्वर थे और 25 ब्रॉन्ज थे। ठीक, तो याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट। थर्ड एडिशन था खेलो इंडिया विंटर गेम्स का, कहां पर हुआ? गुलमर्ग में हुआ, जम्मू कश्मीर में, 10 से लेकर 14 फरवरी के बीच में। और कौन किसने टॉप किया यहाँ पर मेडल टैली में? तो जम्मू एंड कश्मीर में ने टॉप किया विद 76 मेडल्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, सिमिलरली वो था खेलो इंडिया विंटर गेम्स। हम बात करेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। इसका 5th एडिशन था, मध्य प्रदेश में हुआ था, और जिस स्टेट ने यहाँ पे टॉप किया इन द मेडल टैली वो रहेगी महाराष्ट्र। अ टोटल ऑफ 161 मेडल्स जीते, 56 गोल्ड, 55 सिल्वर और 50 ब्रॉन्ज। सेकंड पोजीशन पे हरियाणा आ जाता है 40 मेडल्स के साथ, 40 गोल्ड के साथ, एंड मध्य प्रदेश आ जाता है थर्ड पोजीशन पे विद 39 गोल्ड्स। इसी के साथ साथ याद रखेंगे यहाँ पे जो मोटो था आशा एंड मोगली, यहाँ पे मोटो रहेगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5th एडिशन का, जो कि मध्य प्रदेश में हुआ था। और एक और चीज़ याद रखेंगे, ये सारे इवेंट कहाँ पर? मध्य प्रदेश में हुए थे, सिर्फ साइकिलिंग को छोड़ के। ट्रैक साइकिलिंग का इवेंट आपके न्यू दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट, नेशनल वीमेंस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 13 फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं। किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे? सरोजनी नायडू की बर्थ एनिवर्सरी पे। और सरोजनी नायडू को ही हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता था। इसी के साथ साथ याद रखेंगे, ये तो हो गया नेशनल वीमेंस डे। अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल वीमेंस डे, ये अब ऑब्जर्व कब किया जाता है? 8 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल इंटरनेशनल वीमेंस डे। मूविंग ऑन, नेक्स्ट है फाइनेंशियल टाइम्स की ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2023 में आईएसबी इंडिया का फर्स्ट पोजीशन पर रहा अमंग इंडियन बिजनेस स्कूल्स। आईएसबी होते हैं इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। तो याद रखेंगे किसने टॉप किया इन द फाइनेंशियल टाइम ग्लोबल एमबीए रैंकिंग फॉर 2023 इन इंडिया? तो आईएसबी इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, इंडियन बिजनेस स्कूल्स में टॉप पर रहा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी रिसेंटली किनको यूनेस्को के पीस प्राइज से सम्मानित किया गया फॉर 2022? तो वो रहेंगी एंजेला मार्कल। और याद रखेंगे इनको क्यों सम्मानित किया गया? क्योंकि जो सीरियन रिफ्यूजीज थे ना, उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करी थी एंजेला मार्कल ने, और इसीलिए इनको यूनेस्को पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था 2022 के। नेक्स्ट हम जानते हैं स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होती है, एक होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और एक होता है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो अभी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का ये 2nd एडिशन लॉन्च किया गया था, क्योंकि फर्स्ट लॉन्च अगर आपको याद हो आज़ादी सेट लॉन्च किया गया था 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को सेलिब्रेट करने के लिए, बट वो एक फेलियर मिशन था। तो अभी 2nd एडिशन लॉन्च किया गया और यहाँ पर 3 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया थ्रू सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। और ये 3 सैटेलाइट्स रहेंगी, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, आज़ादी सेट और आज़ादी सेट का 2nd पार्ट और जेनस 1। ये 3 सैटेलाइट्स को भी यहाँ पर लॉन्च किया गया थ्रू इसरो के स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D2 से। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडिया के एक्रेडिशन सिस्टम की बात करें। अंडर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया की जो रैंक रहती है वो 5th रहेगी। ठीक है, आई रिपीट, इन द QQI अंडर QCI इंडियाज एक्रेडिशन सिस्टम अंडर QCI जो रैंक रहेगी क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के अंडर, वो रहेगी रैंक 5th। तो दोस्तों ये था हमारा सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना। कुछ नया सीखने को मिला तो कमेंट करके ज़रूर बताना एंड लेट अस नो आज आपने क्या सीखा। ये सारी वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहती हैं, कुछ नया सीखने को मिलता है। एंड जब मैं आपको होमवर्क दूँ ना, वो होमवर्क ज़रूर से अटेम्प्ट कीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइन ने अनाउंस किया लिथियम रिजर्व, ये कहाँ पे फाइंड किए गए हैं फॉर द फर्स्ट टाइम? क्या ये लार्जेस्ट है? क्या ये 2nd लार्जेस्ट रिजर्व है? क्या ये 3rd लार्जेस्ट रिजर्व है? ये भी मेरे को बताइए। और लिथियम कहाँ यूज़ किया जाता है? नेक्स्ट, विच प्लेनेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ मून्स? इससे पहले जो लास्ट मून था, प्लेनेट था जिसके सबसे ज़्यादा मून्स थे, वो बताना है। और अब कितने मून्स डिस्कवर किए गए, किस प्लेनेट के मून्स डिस्कवर किए गए और कौन से प्लेनेट के सबसे ज़्यादा मून्स हो गए हैं? थर्ड, विच टेलीस्कोप हैज़ बिन सेलेक्टेड फॉर द 2023 जॉन एन लेक्स स्विंगर जूनियर अवार्ड फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन? ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सबसे बेस्ट टेलीस्कोप आज का कौन सा यूज़ किया जा रहा है जिससे काफ़ी ज़्यादा इमेज ली जा रही हैं, वो नीचे बताइए। और किस स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का है वो भी आपको मैंने बता दिया है। तो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क रहेंगे। एंड अगर आप चाहते हैं कि इस सेशन को
बेस्ट सेशन बनाया जाए तो मल्टीपल लाइक्स चाहिए मेरे को, मैक्सिमम यहाँ लाइक चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आज लाइक मैं देखना चाहता हूँ। एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके क्या व्यूज़ हैं। अगर सेशन पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि ये सेशन हम फ्यूचर में लाते रहें, आपको नई चीज़ें बताते रहें, आपको रोज़ कुछ ना कुछ करंट अफेयर्स का सिखाते रहें, तो कमेंट करके ज़रूर बताना है। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.